तो अतीतानागतम स्वरूपतोस्त्यध्वभेदात् धर्माणाम, अतीतानागतम स्वरूपतोस्त्यध्वभेदात् धर्माणाम। उच्चारण बालिका वर्ग। अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदात् सुंदरम धर्माणाम्। सुंदरम, बड़ा सुंदर। तो कह रहे हैं अतीत अनागतम। अतीत माने होता है भूतकाल और अनागत माने होता है भविष्य काल। तो जो द्रव्य, जैसे घड़ा है, मान लीजिए पुस्तक है, तो पुस्तक जब कागज में प्रिंट हो करके उसका स्वरूप बन करके हमारे सामने पुस्तक के रूप में प्रस्तुत हो गई, तब तो उसका वो वर्तमान काल है। उस पुस्तक का फट जाना, गल जाना, अब पुस्तक के रूप में उसको न मानना कि ये पुस्तक नहीं बची अब, क्योंकि उसका स्वरूप बदल गया, वह उस पुस्तक का अतीत माना जाएगा। पुस्तक तो है लेकिन वो उसका अतीत हो गया, अब वो पुस्तक के रूप में नहीं है। और अनागत, जो जिन पदार्थों से ये बुक बनती है, उन पदार्थों में ये पुस्तक पहले से सन्निहित है, क्योंकि उन्हीं सामग्रियों से पुस्तक को बनना है। अगर उन चीजों में अगर ये पुस्तक ना होती तो पुस्तक ना बनती। इसलिए अतीत और अनागत, तो कोई भी पदार्थ अतीत एवं अनागत में भी रहती है। आप समझ पा रहे हैं ना? जैसे पुस्तक का, हमारे सामने पुस्तक है और पुस्तक के हम 100 टुकड़े कर दें तो उसको कोई पुस्तक कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो अब वो पुस्तक नहीं, उसको पुस्तक कोई नहीं कहेगा, लेकिन पुस्तक तो है वो, क्योंकि पुस्तक को ही हमने फाड़ करके उसको खंड खंड कर दिए ना, बस केवल उसको विकृति की है ना। थी तो पुस्तक हो, उसके हमने विभाग कर दिया, कई टुकड़े कर दिए। इसलिए कितने भी महीन टुकड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसी पुस्तक के टुकड़े हुए ना, तो उसी पुस्तक के टुकड़े हुए। इसलिए वह पुस्तक को चाहे जितना बारीक कर दोगे तुम, उसको अणु के रूप में बदल दोगे उन कागज के टुकड़ों को, तो भी वह पुस्तक होंगे, वह पुस्तक है। और अनागत, कोई भी पदार्थ अतीत एवं अनागत में भी रहते हैं। और यह पुस्तक जिन पदार्थों से बनती है, इनका जो उपादान कारण, जो ला मटेरियल है, अगर उस ला मटेरियल में पुस्तक पहले से न सन्निहित होती तो क्या पुस्तक बनती? जैसे सरसों में अगर पहले से तेल ना होता, सरसों को, सरसों जानते हो ना, सरसों, बोलिए। जी हाँ, तो सरसों को जब अगर आप जो है अपने हथेली पर सरसों को इस तरह कर लीजिए तो तेल नहीं लगेगा आपके हथेली में, लेकिन उस सरसों में तेल है, तभी तो वो उस मशीन में जब सरसों को डाला जाता है तो उस सरसों से तेल निकलता है। अगर सरसों के अंदर तेल ना होता तो तेल ना निकलता। इस प्रकार से जो भी चीज हमारे सामने प्रस्तुत होती है, उसका जो ला मटेरियल होता है, उसका जो उपादान कारण होता है, उसमें वह अदृश्य रूप में भविष्य में भी वो रहती है। हमारे सामने वर्तमान होने से पहले भी वह उस ला मटेरियल में विद्यमान है। स्पष्ट हुआ? सत्कारवाद, सत्कारवाद, सांख्य योग का सत्कारवाद। पहले वो बताइए, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। जी सर। कोई शंका तो नहीं इसमें अभी? मैं इसको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, पहले स्पष्ट करिए। अरे इनके अलावा और कोई बोले, अगर समझ आ गया हो, ना आ गया हो तो फिर समझाऊं। सर बिल्कुल क्लियर है एकदम। चलिए,
तो कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह उसके स्वरूप को बदल सकते हैं आप। जब स्वरूप बदल जाएगा तो अतीत के रूप में रहेगा, और जब तक हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, उस स्वरूप में नहीं आया, तब तक वह अनागत के रूप में रहेगा। तो कह रहे हैं कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते हैं, वह जो है अतीत और अनागत के रूप में भी रहते हैं। क्यों ये स्थिति क्यों भोगनी पड़ती है? क्योंकि काल भेद से, भाई आज कोई हमने मान लीजिए हमने घड़ा बना दिया, और वो 10 साल बाद तो उसको ऑटोमेटिक उसमें कुछ ऐसे पदार्थ धीरे 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 गलने लगेगा कि वो धूल में बदल जाएगा। तो एक काल भेद के कारण आज घड़ा है, कल घड़ा नहीं रह जाएगा। आज घड़ा है, इसके पहले घड़ा नहीं था मिट्टी में। केवल काल भेद से किसी वस्तु के धर्मों मतलब विशेषताओं की अभिव्यक्ति, प्रतीति और अनभिव्यक्ति मतलब अप्रतीति होती है। देखिए, स्वरूप तो कह रहे हैं कि स्वरूपतः स्वरूप से विद्यमान रहती है, अद्वैधात काल भेद से धर्मों के। क्या होता है कि अब इसको मैं एक बार बता दिया, वही बात को फिर से मैं दोहरा दूं। मैंने समझा दिया कि वह वस्तु जो है केवल काल भेद के कारण आपको वो दिखाई नहीं देती है। काल भेद से किसी वस्तु के विशेषताओं की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। जब वर्तमान काल में रहेगा तो उसकी अभिव्यक्ति प्रतीत होगी। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां उनको देख पा रही है, हमारा चित्त तदाकाराकारित हो रहा है उन वस्तुओं के संपर्क में आने से, पदार्थों के संपर्क में आने से, तो वह जो है उस समय वो प्रतीत हो रही है। और जब हमारी ज्ञानेंद्रियों का विषय वो नहीं रहता, अतीत होने पर और अनागत होने पर हमारी ज्ञानेंद्रियां उनको नहीं देख पा रहे, केवल अनुमान प्रमाण से हम समझेंगे। कार्य कारण के भेद के कारण, कार्य कारण संबंध के कारण हम उस कार्य की उत्पत्ति को समझेंगे। क्योंकि तो उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि अतीतानागतम स्वरूप तो अस्ति, अस्ति स्वरूपतः, स्वरूप से वो है। अतीत भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी कोई भी पदार्थ स्वरूप भेद से वहां पर स्वरूप से रहता है। अद्वैधात अद्वैधात धर्माणाम, क्योंकि उसका जो धर्म है वह जो है केवल उसके भेद के कारण, जब प्रतीत होगा उसका धर्म तो वह जब दिखाई देगा हमारे सामने, जब उसकी अभिव्यक्ति होगी, उस स्वरूप में जब अभिव्यक्ति होगी तो वह प्रतीत होगा हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, चित्त तदाकाराकारित होकर के जीव को दृष्टा के रूप में प्रस्तुत करेगा। और जब हमारे ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं रहेगा, हमारे प्रत्यक्ष हमारे नेत्र इत्यादि जो है नहीं देख पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, उस समय वो जो है अनभिव्यक्ति मतलब अप्रतीति होती है उनकी, बस स्वरूप से वो रहते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रियां उनको नहीं देख पा रहे, इसलिए वो अप्रतीति है। प्रतीति माने होता है दिखाई देना, प्रतीति माने ना दिखाई देना, बस इतना है। स्पष्ट हुआ ये? बोलिए। जी सर। चलिए, सुंदर। तो सूत्र संख्या 13, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। बालक वर्ग। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः। सुंदर सुंदर। तो कह रहे हैं कि ते बहुवचन, सह तौ ते बहुवचन, ते के ते गुणाः, तो ते कालाः, तो वह तीनों कालों में रहने वाले धर्म अर्थात पदार्थ। भाई पदार्थ जो होगा वो तीनों कालों में रहेगा ना। जो मैं अभी आपको तुम्हें बता दिया कि स्वरूप से वो रहता है, वही पदार्थ जो है स्वरूप से रहेगा। तो तीनों कालों में रहने वाला जो
उसका धर्म या अथवा पदार्थ, जो कुछ भी हो, दोनों एक बात है। तो व्यक्त सूक्ष्माः, जब वह हमारे सामने हमारी इंद्रियों का विषय बनेगा तब वह व्यक्त माना जाएगा, और जब हमारी इंद्रियों का विषय वो नहीं बनेगा तो उस समय वो सूक्ष्म माना जाएगा। सूक्ष्म मतलब जब हमने उस घड़े को धूल में बदल दिया तो सूक्ष्म हो ही गया। जब वो अणुओं में हमने उसको बदल दिया तो सूक्ष्म हो गया। हमारी इंद्रियां अब उसको नहीं देख पा रही हैं, इसलिए वो व्यक्त और सूक्ष्म, प्रकट और अप्रगट के कारण इस प्रकार से होता है। तो गुण आत्मानः, सत्व रज तमस इन तीनों गुणों के ही स्वरूप है। क्योंकि ये जो गुण हमारा, जो सतरज तम जो ये है, जो मूल प्रकृति है, इतनी सूक्ष्म है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों का विषय ये नहीं है। सूक्ष्म होने के कारण, केवल सत्कार्यवाद के कारण हम इनको स्पष्ट कर पाते हैं कि नहीं, प्रकृति की सत्ता है। हम इनको अपने ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं बना सकते, इतने सूक्ष्म है। क्योंकि सत और रज और तम इतने सूक्ष्म है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के विषय नहीं बन पाते। इसलिए सूक्ष्म होने के कारण ये हमारे जो त्रिगुणात्मक जितने भी पदार्थ हैं, पेन से लेकर के और पहाड़ तक, ये सब तीन गुणों से बने हैं। तो जब ये अणुओं में बदल जाते हैं तो ये सूक्ष्म रूप हो जाता है इनका। इसलिए ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान है। गुण जो है तो बहुत सूक्ष्म है, तो जब अपने धीरे धीरे उस स्वरूप में पहुंचने लगते हैं, गुणों के स्वरूप में, क्योंकि सूक्ष्म इनका स्वरूप है। इनका जो उपादान कारण कौन है? गुण। और गुण सूक्ष्म होते हैं। तो जब आप धीरे धीरे अपने गुणों की तरफ जब बढ़ते हैं, विलीन होते हैं, पदार्थ जब विलीन होने लगेगा, अपने अपने उसमें पहुंचने लगेगा, तो वो सूक्ष्म हो जाएगा। फिर जब प्रकट होगा तो फिर स्थूल हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। तो वही बात है कि वो तीनों कालों में जो पदार्थ होता है वो जब या तो व्यक्त रहेगा, जब हमारे विषय होगा हमारे ज्ञानेंद्रियों का, जब विषय नहीं हो पाएगा तो सूक्ष्म रूप से वहां पर रहेगा, क्योंकि हमारे जो गुण है वो सूक्ष्म है। स्पष्ट हुआ? जी सर। चलिए बढ़ाएं आगे। हम्म 14 नंबर। अब कह रहे हैं कि परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम, परिणामैकत्वाद वस्तु तत्वम। बालिका वर्ग। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। एक बार सूत्रवत बोले। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। हाँ, परिणाम एक नहीं बोलना है, परिणामैकत्वात्। मई है ना, एक एक क्यों बोलते हैं आप? मई है। परिणामैकत्वाद वस्तु तत्वम। बोलिए बोलिए एक बार पुनः सूत्रवत बोले। परिणाम में हाँ, कोई तो उठाइए कि दोनों मौन हो गए। परिणामैकत्वाद त्वाद स्तुत्वम। ना, त्वाद वस्तु तत्वम। त्वादस्तु तत्वम। तत्वम। त्वादस्तु तत्वम। सुंदर। परिणाम एकत्वात्, क्योंकि इन तीनों जो सतरज तम जो ये तीनों जो गुण हैं, ये जब तीनों इकट्ठा होते हैं तब ये इनका कोई ना कोई परिणाम, मतलब किसी रूप को ये प्रकट कर पाते हैं। सत कह दे कि भाई मुझे तुमसे नहीं मिलना, रज कह दे मुझे नहीं मिलना, पानी मिट्टी कह दे कि मुझे ये पानी से मैं नहीं मिलूंगी, तो घड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो समाहार होता है, इन तीनों जब एक इकट्ठा मिलते हैं तो एक परिणाम होता है, एक विकार उत्पन्न होता है, एक वहां जन्म होता है, एक उत्पत्ति होती है इन तीनों गुणों से। जब ये तीनों
एकत्रित होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि परिणाम के एक होने से वस्तु का एकत्व उत्पन्न हो जाता है। स्पष्ट हुआ? ये तीनों जब ये जो सतरजतम इन तीनों गुणों, जो तीन गुण हैं, तो इनको किसको कितने मात्रा में क्या क्या मिलाना है ये ईश्वर कृत है। तो उतने उतने मात्रा में जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन तीनों का जब एक संघात हो जाता है, एक इकट्ठा कर दिया जाता है 50-50 ग्राम मिला करके, तो 150 ग्राम जब मटेरियल हो जाएगा तो 150 ग्राम में एक गिलास बना दी जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि इन जो है तीनों का जो एक संघात हो जाता है तो समुदाय होने से एक वस्तु का निर्माण हो जाता है। जब तक ये तीनों मिलेंगे नहीं तब तक वस्तु का निर्माण नहीं होगा। तो परिणाम एकत्वाद, इन तीनों का जो संघात होता है, जो तीनों मिलते हैं, परिणित होते हैं, तो परिणाम एकत्वात, जब तीनों इकट्ठा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, एकत्वात, एक होने से, पंचमी एकत्वात, ये तीनों जब एक होने से वस्तु तत्वम, हमारे सामने वस्तु उत्पन्न हो जाती है। स्पष्ट हुआ? जी सर। जी गुरु जी। हाँ, सुंदर। बढ़ाइए भी, बढ़ाइए बढ़ाइए। तो वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः, वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः, वस्तु के एक होने पर भी, थोड़ा सा इसको और भी छोटा करो, कट रहा है क्या? हाँ, तो वस्तु साम्य, वस्तु के एक होने पर भी, जैसे क्या होता है कि गिलास है, तो अब गिलास है तो गिलास को हमें जिस उस समय हमारी जो जरूरत होती है, हम उसको किस रूप में देख रहे हैं। गिलास के कई रूप हो सकते हैं। हमें प्यास लगी होगी तो उसका हम पानी पीने के उपयोग से उस गिलास को हम ग्रहण करेंगे। हमें उस गिलास से पानी पीने में तो उसके हम डिजाइन को देखेंगे, हम उसको, कभी हमारा चित्त उसके इसमें कितना पानी आता होगा इसको भी देखेगा, कभी इसकी बाटी मुड़ी है कि नहीं मुड़ी, ये भी चित्त का विषय हो सकता है, इसका कितना लंबाई कितनी चौड़ाई ये भी हमारी विषय हो सकता है, इसका कितना वजन होगा ये भी विषय हो सकता है, कौन सा कलर होगा ये भी, किस धातु का बनी है ये भी। तो एक वस्तु के होने पर भी ज्ञानों के भिन्न भिन्न होने से वस्तु और ज्ञान का भिन्न भिन्न अस्तित्व होता है। समझ पा रहे हैं आप? जी। किसी, देखिए एक ही काल में जरूरी नहीं कि हमारा चित्त, मान लीजिए 10 लोग हम बैठे हैं तो 10 लोग उस गिलास के बारे में 10 पॉइंट खड़ा कर सकते हैं। वास्तव में सिर्फ उसका क्या है, नाम क्या है, गिलास है, और गिलास को उन 10 लोगों का चित्त 10 प्रकार से देखेगा, जबकि है गिलास और सिर्फ त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों का समाहार है, परिणाम है, त्रिगुणात्मक परिणाम है। लेकिन उसको ज्ञान का जो विषय है, कोई चोरी करने वाला होगा तो सोचेगा कि ये 50 ग्राम की होगी, 100 ग्राम की होगी, उसको तो सिर्फ कबाड़ में बेचना है, तो उसका चित्त उस गिलास पर वो उस भाव से देखेगा वो, क्योंकि उसके ज्ञान का विषय ये है। स्पष्ट हुआ ना? जी। तो
वस्तु साम्य, वस्तु के एक होने पर भी, एक वस्तु के होने पर भी चित्त भेदात, हमारा किस रूप में, देखिए क्या होता है कि चोर चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, कोई किसी का शरीर चोर नहीं होता, उसका चित्त उसको सब करवा देता है, क्योंकि बिना चित्त के हमारा हाथ पैर बुद्धि कुछ काम है, ये इंद्रियां काम है नहीं करेंगी। तो अब वह वस्तु साम्य चित्त भेदात, पता नहीं हमारा, हम मालिक है ड्यूटी कर रहे हैं, हम नोटे गिन गिन करके रख रहे हैं, उस समय हमारा चित्त सतोगुणात्मक है। कभी हमको ये हुआ क्या, हम कब तक के वेतन में कब तक हमारा काम चलेगा, इसमें पूरा नहीं बढ़ेगा, तो कुछ घट्टी से कुछ निकाल लेते हैं, दो चार बीच से, तो अब उस समय हमारा चित्त जो है इस प्रकार का हो गया। तो चित्त के भेद के कारण, चित्त भेदात, चित्त के भेद से एक वस्तु को तयोर विभक्तः पंथाः, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग अस्तित्व में देखा जाएगा। ठीक है जी जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। किसका नंबर है, जिसका नंबर वो बोल दे। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तदा किम स्यात्। अरे जो बिटिया ये शेयर स्क्रीन कर रही है, कहीं चली गई क्या सब्जी उब्जी बनाने? अब हाँ, ये देखो तुम्हारा चित्त कहीं और चला गया था। यही होता है कि पढ़ाई कर रही हो, स्क्रीन में सब लोग देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चित्त कहीं और, उसी विषय कहीं और चित्त घूम गया। चलिए, न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। एक बार फिर बोल दो, ये उस समय बिटिया नहीं थी चित्त से। बोलो बोलो भैया। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तदा किम स्यात्। सुंदर। तो ये कह रहे हैं, अब उन्होंने ये कहा कि चित्त जो है, जो पूर्व पक्ष का खंडन कर रहे हैं भला भी यहां पर जैसे पूर्व पक्ष में, जो इसको पूर्व वाले सूत्र में इन्होंने जो पक्ष रखा अपना, कि ऐसा होता है कि वस्तु एक होती है, चित्त के भेद के कारण, चित्त में कौन सा कब कौन सा कितना मटेरियल किस रूप में पहुंच गया, सतोगुणात्मक रजोगुणात्मक, उसके ज्ञान का किस स्वरूप में ज्ञान उसको ग्रहण कर रहा है, उसके भेद के कारण भिन्न भिन्न वस्तु जो है अस्तित्व में आती है। तो उसी जो है उस पक्ष का अब खंडन करने के लिए दूसरा सूत्र दे रहे हैं। तो न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। ये कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व एक ज्ञान के अधीन नहीं होता, क्योंकि जब वस्तु प्रमाण से नहीं जानी जा रही होती है, तब क्या उस वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बात कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ज्ञान के माध्यम, ज्ञान मतलब प्रमाण, प्रमाण मतलब जिसके द्वारा हम जानते हैं। तो जब हमारा ज्ञान जो है, मान लीजिए हमारे सामने गिलास रखी है और हमारा चित्त उसको प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है, नहीं देख रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष ना होने के सांख्य ने 8 कारण बताए हैं। दिखाई ना देने के, वस्तु का अस्तित्व ना होना, ऐसा नहीं है कि है नहीं है, ना होना, समझ में आना, हमारे उसके 8 कारण बताए हैं। तो उसी को इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व एक ज्ञान के अधीन नहीं होता है। ज्ञान मतलब समझ रहे हैं ना, ज्ञान जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी ज्ञान है, अनुमान प्रमाण ये भी ज्ञान है, आप्त वचन ये भी ज्ञान है, समझ रहे हो ना? जी सर। हाँ, तो प्रमाण, अनुमान और आप्त वचनम,
ये तीन प्रकार के ज्ञानों का तो कह रहे हैं किसी एक ज्ञान के अधीन नहीं होता। कि एक ज्ञान मतलब जैसे क्या होता है कि अगर हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या वस्तु का अस्तित्व तो नहीं है। इस बात को यहां पर कह रहे हैं कि न च एक चित्त तंत्रम, वस्तु या दृश्य किसी एक चित्त के अधीन नहीं होती। चित्त माने ज्ञान, यह भी ध्यान देना। चित्त माने ज्ञान, ज्ञान माने प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्त वचन प्रमाण, तो उसी को इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि किसी के आंख, मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है व्यक्ति और वहां पर बहुत सुंदर एक पुष्प का गुच्छ रखा हुआ है, तो उसको नहीं, मान लीजिए प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से उसको नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या वस्तु का अस्तित्व तो नहीं रहेगा? कि वस्तु वहां रहेगी नहीं, कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां से चली जाऊंगी। वह वस्तु रहेगी। तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण करने की क्षमता नहीं है, इसलिए तुम्हें भले ना उसका भान हो, लेकिन वह वस्तु वहां पर रहेगी। ठीक है जी। तो न च एक चित्त तंत्रम, तंत्र माने क्या होता है? मतलब उसके अधीन होना, तंत्र माने जाल। तो ना वस्तु माने जो दृश्य वस्तु है किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वह चित्त विषय में नहीं रहेगा, चित्त का विषय नहीं रहेगी वस्तु, तो उस समय उस वस्तु का क्या होगा? ठीक है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जिस समय हमारा चित्त उसको विषय नहीं बना रहा है, तो क्या उस समय क्या वो वस्तु वहां नहीं रहेगी? रहेगी। ठीक है, आगे चले। जी सर। हाँ चलिए आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़ो। ये क्या आ गया? एयरटेल वाले क्या इसमें कह रहे हैं? हाँ, तो तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। बालिका वर्ग। तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। सुंदरम। उपराग माने होता है संबंध, तो तद उपराग अपेक्षित्वात्, उस बाह्य वस्तु के संबंध की अपेक्षा करने वाला होने से क्या होता है कि चित्त जो है जब तक बाह्य वस्तु को नहीं देखेगा तब तक वो किसको, अब उस किस विषय में वो परिणित हो जाएगा। भाई मान लीजिए हमारे सामने हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं और हम सो रहे हैं, आंखें तो है हमारे लेकिन हम उस समय सो रहे हैं, और हमारे सामने से कितने लोग निकल गए, तो वो लोग तो निकल गए ना। ये तो नहीं है कि हम सोते रहे तो कोई निकलेगा नहीं यहां से। वस्तु अपना काम करती रहेगी, वस्तु रहेगी। तो कह रहे हैं कि जो है बाह्य वस्तुओं के संबंध की अपेक्षित हमारा बाह्य वस्तुओं से संबंध रखता है। ये स्पष्ट हुआ ना। तो जी सर। तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य, चित्त का बाह्य वस्तुएं जो दृश्य वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की अपेक्षा रखता है। उसके बिना चित्त के पास कुछ नहीं है, चित्त के पास कुछ नहीं है। चित्त को तीन प्रमाण चाहिए ही चाहिए, चाहे तो प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से अपने आप को वो तदाकारित करेगा, अनुमान प्रमाण के द्वारा अपने आप को तदाकारित करेगा, अथवा आप्त वचन प्रमाण के द्वारा, प्रमाण मतलब ज्ञान के द्वारा अपने आप को तदाकारित करेगा। चित्त को बाह्य पदार्थों की जरूरत है,
स्पष्ट हुआ। अब कह रहे हैं कि बाह्य पदार्थ ज्ञाता ज्ञातम, जब वह चित्त का विषय हो जाते हैं तो वो ज्ञात है, और जब चित्त का विषय नहीं होंगे तो वो अज्ञात है। जैसे उसने व्यक्त और सूक्ष्म को वहां पिछले कहा, तो तद उपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, चित्त का विषय बन गया, बाह्य पदार्थों से संबंध उसने बना लिया, तदाकार आकारित हो गया, जीव उसको देख लिया तो वो ज्ञात हो गया। और अगर चित्त उसको विषय नहीं बना पा रहा है, उधर चित्त का विषय न बनाना सांख्य ने 8 कारण माना है। तो अगर विषय नहीं बना पा रहा है तो वह जो है क्या होगा, अज्ञात माना जाएगा। वस्तु वहां वस्तु की विद्यमानता रहेगी, आपके ज्ञान का विषय बना या नहीं बना वो चित्त से संबंध है। ठीक है सर ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य क्या है? हम जो ये 4-5 श्लोक किए सर, इसका परिप्रेक्ष्य समझ थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया इसको समझने के चक्कर में। इसको समझते समझते हम ये जो वस्तु वो परिप्रेक्ष्य चला गया सर। एक बार थोड़ा रिवाइज कर देंगे, छोटा सा 1 मिनट लगेगा। अच्छा, देखिए क्या होता है कि जब हमारे जो पहले जो वासनाओं को लेकर के हमने जो चिंतन किया था ना, वासनाओं को लेकर, अच्छा एक बात इसमें और भी है, जिस बात को ये पुष्ट करना चाहते हैं भविष्य में, वो बात ये है कि कुछ लोग क्षणिकवाद मानते हैं। क्षणिकवाद ये मानते हैं कि जो चित्त जो है ना, चित्त जो है, जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ को देखा तो फिर अब वो देखा तो फिर वो नष्ट हो गया चित्त, उसके बाद दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ, तो पूर्व जो चित्त ने देखा है तो अब उस चित्त का जो है, तो जो अब चित्त जो उत्पन्न हुआ है उसको विषय बना रहा है, उस चित्त के विषय को वो ग्रहण कर रहा है। फिर उसने तुरंत वो देखा समझा, फिर वो नष्ट हुआ, तुरंत दूसरा चित्त उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने ये इस बात को कहा है कि जो हमारी जो वासनाएं हैं, जो चित्त है, कि उनकी वस्तु की सत्ता है कि नहीं, कहीं चित्त को ही तो जीव, कहीं चित्त को ही तो नहीं अपने आप को मान रहा है कि मैं चित्त ही हूं। ये चित्त को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आगे ये बहुत ही अच्छा स्पष्ट क्लियर होगा, बहुत अच्छा क्लियर होगा। ये चित्त और जीव के भेद में उत्पन्न कर रहे हैं कि जीव, जैसे जीव क्या होता है कि जीव चित्त के द्वारा देखता है पदार्थों को, चित्त दृष्टा नहीं है। दृष्टा कौन है? जीव। तो जीव किसके माध्यम से देखता है? चित्त के। चित्त क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान के माध्यम से चित्त जो है तो बाह्य पदार्थों को देखता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा जीव मान लीजिए गिलास को नहीं देखा, हमारा चित्त जो है, हमारा जो ज्ञान था उसको विषय नहीं बना पाया, तो क्या वो नहीं होगा? इसलिए जीव और चित्त के भेद को यहां स्पष्ट करना चाह रहे हैं। मेन बिंदु ये है, आगे जब चलेंगे थोड़ा सा 2 सूत्र और आगे, तो फिर वहां जीव और चित्त को स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव और चित्त को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अगर जीव को अगर ज्ञान नहीं हो रहा है, वो वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या वस्तु की सत्ता नहीं रहेगी? इस बात को है जब बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे 18 नंबर है। सदा ज्ञातिश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। सदा ज्ञातिश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। बालिका वर्ग। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। सुंदरम सुंदर। ये कह रहे हैं कि सदा ज्ञाता ज्ञात रहती है, चित्त
की वृत्तियों, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सदा ज्ञात रहती हैं। किसको ज्ञात रहती हैं? जीव को। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सदा, भाई देखो, क्योंकि जीव जो है दृष्टा है, तो जो कोई देखेगा उसी को तो ज्ञात रहेगी, और जो कोई नहीं देखेगा तो उसको क्या ज्ञात रहेगी। तो वही कह रहे हैं कि सदा ज्ञात रहती है, सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तयः तत्प्रभोः। तत्प्रभोः, उस चित्त के स्वामी को, चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो वासना है, चित्त के जो संस्कार हैं, चित्त के जो धर्म है, वह सदा याद रहती है। किसको? तत्प्रभोः, उस चित्त के प्रभु को। उस चित्त का प्रभु कौन है? दृष्टा, जीव। उस जीव को चित्त की सारी क्रियाकलापें याद रहती है, तभी तो वह स्मृति वहां पहुंचाता है। नहीं तो जीव जब अभी और थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ना बिछुड़ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ इस पाठ कर तो अगले सूत्र को फिर मैं व्याख्या अगले सूत्र की होने लगेगी, जबकि क्रमबद्ध आगे बढ़ रहा है। तो सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तयः तत्प्रभोः, सदा ज्ञात रहती है चित्त की सारी वृत्तियां, चित्त के सारे क्रियाकलाप उसको याद रहते हैं। किसको? तत्प्रभो, उस चित्त के प्रभु को। पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, इसलिए याद रहती है क्योंकि पुरुष जो है वह परिणामी नहीं है, वह बदलता नहीं है, उसका परिवर्तन नहीं होता है, वह अनादि अनंत है, उसी स्वरूप में रहेगा। तो वह चुपचाप, उसका कभी ट्रांसफर नहीं होता है। जो अधिकारी 25 साल की उम्र से और 60 साल की उम्र तक एक ही विद्यालय पर कार्य करेगा, उसको सारे विद्यालय के क्रियाकलाप, रजिस्टर, कमरे, लंबाई, चौड़ाई, कलर, रूप, रंग, वेशभूषा, सब अध्यापकों का सब कुछ स्वभाव उस व्यक्ति को पता होगा। लेकिन जिसका ट्रांसफर होता रहेगा, मान लीजिए आज यहां से गया, कल दूसरी जगह चला गया, तो उनके लिए वो सब नया विषय हो गया। अब उनको समझने में उसको टाइम लगेगा। यहाँ वाले जो यहाँ जो आएगा उसके लिए फिर समस्या हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि परिणामी नहीं है, बदलता नहीं है कभी, इसलिए शुरू से और लास्ट तक वही रहता है, इसलिए उसको सारी चित्त की वृत्तियां याद रहती हैं। उस चित्त का स्वामी बदलता नहीं है। अगर बदलता होता तो 4 दिन पहले चित्त ने क्या किया और 4 दिन बाद ये वाला स्वामी आया है, तो क्या जानेगा कि चित्त किस प्रकार का है। इसलिए परमानेंट अधिकारी होता है चित्त का वह स्वामी, वह जीवात्मा। अपरिणामी होने के कारण चित्त की सारी क्रियाकलापें उसको पता रहती हैं कि तुमने क्या क्या किया है बालक। ठीक? जी सर। सर यहाँ पुरुष तो ये हो गया जो चित्त को देख रहा है और जो सब देखता है। और प्रकृति क्या हुई सर? जो दृश्य है। प्रकृति से जो कुछ भी पदार्थ बन रहा है। जी सर, जी जी जी। जो भी विषय, और जैसे मान लीजिए ग्राह्य, ग्रहण और गृहीता, तो इसमें ग्राह्य और ग्रहण ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति है, प्रकृति का ही पदार्थ है। ग्रहीता जीव है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ क्या है कि चित्त, ध्यान दीजिएगा, चित्त ज्ञान स्वरूप है। चित्त ज्ञान की ही पर्यायवाची है। ज्ञान, बुद्धि, चित्त, ये तीनों एक चीज है, याद रखिएगा। ज्ञान, बुद्धि और चित्त ये तीनों एक पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। और इनका स्वभाव कैसा है कि स्फटिक मणि के समान है। किसके समान? स्फटिक मणि के समान। इनका स्वयं का कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट, इनका कोई कलर नहीं है। और क्या होता है कि एक साइड से जीव बैठा होता है और इसके एक साइड में, जस्ट अपोजिट साइड में
विषय वस्तुएं रखी होती हैं। ठीक है ना, समझिएगा। अभी विषय वस्तुएं इसके राइट हैंड की ओर रखी होती है और लेफ्ट हैंड की ओर इसके जीव बैठा होता है। तो जब जीव इसकी तरफ देखता है तो ये जीव के स्वरूप का हो जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव है उसी के स्वरूप में बदल जाना। समझिएगा, जब जीव इसको देखता है तो ये जीव के स्वरूप में बदल जाता है। इसलिए तो भ्रम जीव को पैदा हो जाता है कि पता नहीं ये कौन सा जादूगर है कि जब मैं देखता हूं कि मेरे जैसे बन जाता है, और जब ये इंद्रियों को देखता, जब विषयों को देखता है तो विषय जैसे बन जाता है। रोटी को देखा तो रोटी बन गया। तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। हाँ, तो इसलिए जो है अब ये यहां पर कह रहा है कि ये जो ज्ञान है, जो चित्त है, यह जीव को देखने पर जीव जैसा, विषय को देखने पर विषय जैसा। जब विषय को देखेगा तो विषया तदाकारा कारित हो जाएगा। जब जीव की तरफ देखेगा, ध्यान देगा, तो जीव तदाकारा कारित हो जाएगा। ठीक है ना? जी सर, आगे चलिए सर। यस। हाँ, बहुत कला है इसके पास। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीव के सारे क्रियाकलाप उसके प्रभु को पता है, जीव को, इसलिए वो कभी कुछ भूल नहीं सकते हैं। आगे बढ़िए। न तत्स्वभासम दृश्यत्वात्, न स्वाभासम दृश्यत्वात्। उच्चारण कौन करेगा? बालक वर्ग का नंबर है। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। सुंदर। कह रहे हैं कि न, नहीं, तत् चित्तम, वह चित्त जो है नहीं है। क्या नहीं है? स्वभासम, मतलब स्वयं ज्ञानवान नहीं है। वह सिर्फ ज्ञान है, ज्ञानवान नहीं है। स्पष्ट समझिएगा। ज्ञान जैसे समझिएगा अभी उदाहरण के तौर पर, राड जलता है, किससे जलता है? बिजली से जलता। किससे जलता है? बिजली से जलता है ना। राड, ट्यूब जो है, ट्यूब बल्ब किससे जलता है? बताइए। बिजली से सर, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली से। तो बिजली से बल्ब जलता है, तो बिजली हो गई शक्ति और बल्ब हो गया शक्तिमान, प्रकाशवान। कह रहे हैं बल्ब जलाओ। अब बल्ब जलाओ तो जलता क्या है? बिजली, लेकिन नाम किसका हो रहा है? बल्ब का। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है वह प्रकाशवान, बिजली प्रकाशवान नहीं है। उस जो यंत्र जो बना है, बिजली केवल आपको उस यंत्र के माध्यम से प्रकाश दे सकती है। जिधर आप उसकी एनर्जी लगाएंगे, पंखा में लगाएंगे तो वो घूमने वाला काम कर देगी, बिजली में लगाएंगे तो, बल्ब में लगाएंगे तो जलने वाला काम कर देगी। इसी प्रकार से वह ज्ञान है, ज्ञानवान नहीं है। ज्ञानवान कौन है? पुरुष। तो ना तत्स्वभासम, स्व आभासम, आभास माने ज्ञानवान, जानकार। तो वह चित्त के पास ज्ञान नहीं होता। चित्त ज्ञान है, लेकिन चित्त के पास ज्ञान है। चित्त ज्ञान है लेकिन ज्ञानवान नहीं है। चित्त को कुछ पता नहीं है। तो पता किसको है? जीव को। तो ना तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्, इसलिए क्योंकि यह दृश्य है। दृश्य का
प्रकृति से निर्माण हुआ है इसका तीनों प्राकृतिक जड़ों सतरजतम इन जो जड़ पदार्थ है इससे इनका निर्माण हुआ। तो जड़ पदार्थ जो होगा वो ज्ञानवान है। ज्ञान किस में है? चेतन में। ठीक है। तो दृश्यत्वात्, दृश्य होने के कारण, क्योंकि यह प्राकृतिक है, जड़ पदार्थों से निर्माण हुआ है, जड़ पदार्थ है, इसलिए ज्ञानवान नहीं हो सकता। ज्ञानवान तो केवल चेतन ही हो सकता है, चेतन में ही ज्ञान हो सकता है। तो यह ज्ञानवान नहीं है, यह ज्ञान है। दृश्यत्वाद, दृश्य के होने के कारण यह अपने आप को स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक है। यह विषय को तो प्रकाशित कर देगा। क्या होगा कि जैसे रोटी रखी है तो रोटी की ये परछाई दे करके अपने आप को रोटी में बदल लेगा, लेकिन मुझे कोई जान ले इसमें क्षमता नहीं है, क्योंकि ये इतना स्फटिक मणि के समान है कि इसका कोई कलर ही नहीं है कोई इसको जान ले या अपने आप को जना दे कि मैं इस कलर का हूं। अरे भाई, जनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कलर। तो इसका स्फटिक मणि के समान है, बिल्कुल सफेद है, और जिधर देखता है उसी के समान बन जाता है। इसका ऐसा स्वभाव बना दिया है परमात्मा ने। ये क्या अपने आप को बता पाएगा कि भैया मैं कौन हूं, जब ये उपरागित है, ये जिसको देखता है उसी के समान बन जाता है। इसमें इस बड़ी समस्या खड़ी है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। ये तो बाह्य पदार्थों को जो कोई इसकी तरफ देखेगा उसी के समान हो जाएगा। ठीक है। तो नत स्व आभासम दृश्यत्वात्, यह स्वयं प्रकाशवान नहीं है, यह स्वयं ज्ञानवान नहीं है। इसलिए किस लिए नहीं? क्योंकि जड़ पदार्थ से इसका निर्माण हुआ है। दृश्यत्वात् न तत्स्वाभासम। आगे तो एक समय चोभयानवधारणम, एक समय चोभयानवधारणम। चलिए बालिका वर्ग। एक समय चौभयानवधारणम। सुंदर सुंदर। तो कह रहे हैं चा उभयान अवधारणम, एक समय, एक समय में मतलब एक काल में, और एक काल में चा माने और एक काल में क्या करते हैं? उभयान अवधारणम, चित्त और उसका विषय, इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं और मैं कोई दूसरा विषय पढ़ भी रहा हूं, यह संभव हो सकता है क्या कि मैं ज्ञान भी मैं ले रहा हूं और ज्ञान दे भी रहा हूं? मेरे पास जो ज्ञान संग्रहित है उसी को मैंने पहले अभी से पहले जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वह मैं तुम्हें परोस सकता हूं, लेकिन मैं ज्ञान लेता भी रहूं और ज्ञान देता भी रहूं एक ही समय में, एक काल में। जिस काल में मैं बोल रहा हूं, जिस काल में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उस काल में मैं कुछ समझ सकता हूं क्या? तो कह रहे हैं कि एक समय, एक काल में चित्त और उसका विषय दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई जिस समय चित्त ने विषय को ग्रहण किया उस समय वह चित्त विषय के तदाकारा कारित हो गया। चित्त ने पेन को देखा तो उसका स्वरूप पेन में बदल गया। तो अब बताओ, जब उसका स्वरूप नहीं बच पा रहा, मटेरियल तो है उसमें, लेकिन अब वो अपने आप को पेन में बदल लिया, तब मैं पेन को देखूं कि चित्त को देखूं? वो तो चित्त को तब देख सकता हूं जब किसी विषय वस्तु को वो उपराजित ना कर रहा हो, सिर्फ सिंगल बैठा हो। अब सिंगल कैसे बैठा रहेगा भाई? जो देखने वाला है, तो जो देखने वाला देख रहा है तो वो उसकी तरह बन जा रहा है। ये भी तो समस्या उसमें है। तो वही कह रहे हैं कि जो चित्त है
वह जो है एक समय में चित्त को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि विषय और स्वयं को, भाई विषय को लेकर के जीव के सामने प्रस्तुत होगा। जीव जब उसको कहेगा कि आज देखो रोटी की व्यवस्था करो, तो रोटी के पास रोटी दिखाएगा कि देखो ये रोटी यहाँ जली है, तब चित्त उसको मना करेगा, उसको जीव मना करेगा नहीं बेकार है। तो अब विषय वस्तु के उपस्थापन पर चित्त अपने आप को वहीं बदल लेता है, उसी प्रकार से रूप उसका हो जाता है, देखते ही हो ही जाता है, बदलता नहीं हो ही जाता है। तो अब कह रहे हैं कि एक समय में चोभयान अवधारणम, एक समय में चित्त ना यदि अपना ज्ञान कराएगा तो विषयों का ज्ञान नहीं करा सकता, और यदि विषय का ज्ञान कराएगा तो चित्त का ज्ञान नहीं होगा। एक काल में दो बातें नहीं हो सकती, ठीक है। जी सर। यहां चित्त को पहचानने की चर्चा चल रही है कि चित्त का क्या है। चलिए, तो चित्तांतर दृश्य यही है ना, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकरश्च, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकरश्च। चलिए बालक वर्ग। चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धेरति प्रसंग स्मृति संकरश्च। सुंदर सुंदर। सर अब मेरे पास इसके बाद नहीं है अब। अच्छा, तो भेज दे क्या फिर कौशल जी? तो गड़बड़ हो गया क्या? अब मतलब क्लास फिर से अभी इतने में संपन्न करना है कि भ्योर लेना है मुझे 10-5 मिनट? 10-5 मिनट लंबा नहीं हो जाएगा? चलिए फिर तो कोई बात नहीं। अब तुम्हारे पास नहीं बचा, 20 तक है क्या? जी सर, बस इतना ही है। तब आप लोगों के पास किताबें नहीं है कि है? सर है बुक। है सर, बुक है। तो मैं फिर 3 मिनट और लेता हूँ, 3 मिनट। लूं? जी सर। हाँ लीजिए। अच्छा, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि चित्तांतर दृश्य तो चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकरश्च। चित्तांतर दृश्य मतलब पूर्व चित्त को उत्तर चित्त का विषय, चित्त अंतर दृश्य, चित्तांतर मतलब चित्तांतर मतलब पूर्व चित्त और उत्तर चित्त। पूर्व उत्तर समझते हैं ना आप? बताइए। बोलो भाई। पूर्व और उत्तर। हाँ जी जी सर। पूर्व उत्तर माने क्या होता है? पहले वाला और बाद वाला। तो पहले वाले क्या बोलते हैं? पूर्व। पूर्व। सुंदरम। तो पहले जैसे हमारा जो लेफ्ट तरफ वाला जो पेज होगा ना, जब हम किताब खोलते हैं, तो जो लेफ्ट वाला होगा वो पूर्व होगा, और जो राइट वाला होगा वो पर होगा। ठीक है ना? पूर्व और पर, पूर्व और उत्तर। ठीक है? तो वही कह रहे हैं यहां कि चित्तांतर दृश्य, दृश्य जो है, दृश्य माने चित्त जो है, तो पूर्व चित्त को अगर उत्तर चित्त जो है, अब देखो यहां क्षणिकवाद ले रहे हैं, भला यहां क्षणिकवाद की मान्यता स्वीकार कर रहे हैं कि क्षणिकवाद वाली क्या मानते हैं, यहां लोगों के मत को भी प्रस्तुत कर रहे हैं ना, अपने मत नहीं चला रहे हैं। अब क्षणिकवाद वालों को समझाते हैं कि अगर क्षणिकवाद वाले अगर मानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने पेन को देखा, अब वो क्षणिकवाद वाले होते हैं कि एक क्षण में
सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो हम मान लीजिए हमने चित्त, अभी हमारा चित्त ने इस पेन को देखा, अब जो देखने वाला चित्त है वो नष्ट हो गया। अब हमारा जो अगला चित्त होगा वो अब दूसरे पेन को देख रहा है, क्योंकि काल के भेद से पेन तो बदल गया ना। अब काल दूसरा क्षण हो गया ना, और दूसरे क्षण पर वस्तु बदल जाती है क्षणिकवाद वालों के मत पर। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए जो हमारा अब वाला जो चित्त है उसने पेन को देखा और खत्म हो गया। अब दूसरा चित्त आया तो दूसरा फिर इस वाले वर्तमान वाले पेन को देखा, फिर ये खत्म हुआ, फिर तीसरा चित्त आया तो फिर इसको देखा। अब अगला चित्त जब आया तब ये पेन हमारा हट गया। अब जब पेन जब हट गया तो अब कार्य से चित्त पर पेन नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं क्षणिकवाद वाले कि जो पूर्व वाले जितने भी चित्त हैं उन चित्तों को उत्तर वाला चित्त देखता है, उनके देखे हुए विषयों को ग्रहण करता है और वर्तमान के भी विषयों को ग्रहण करेगा। मान लीजिए अभी पेन नहीं है लेकिन सामने अगर हमारे गिलास है तो वह चित्त पूर्व के चित्त को देखे हुए पेन को भी ग्रहण करेगा और वर्तमान में जो गिलास रखी है उसको भी ग्रहण करेगा। क्षणिकवाद वालों का मत ये है। क्षणिकवाद वाले मानते हैं कि जो चित्त होता है वो कई चित्त होते हैं। एक क्षण पर चित्त उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, दूसरा चित्त फिर उत्पन्न होता है, तीसरा चित्त फिर उत्पन्न होगा। तुरंत क्षण क्षण के बाद हर पल के बाद चित्त उत्पन्न होते हैं और हर क्षण के बाद चित्त खत्म होते हैं। वो खत्म होगा दूसरा आएगा, वो खत्म होगा दूसरा आएगा। और पूर्व के जितने चित्त हैं उनके विषयों को वो ग्रहण करता हुआ ले चला जाएगा और वर्तमान में जो उसके सामने जो भी विषय होगा उसको भी वो ग्रहण करेगा और पूर्व के चित्तों को भी वो लेता रहेगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि पूर्व के चित्त को उत्तर के चित्त का विषय दृश्य मानने पर, मतलब उत्तर वाले चित्त का पूर्व वाला चित्त जो होगा वो विषय होगा, दृश्य विषय होगा, तो बुद्धि अगले चित्त के द्वारा पिछले चित्त को जानने का अनवस्था दोष आता है। स्मृति संकर स्मृतियों के परस्पर मिश्रण भी प्राप्त होता है। क्या होगा कि देखिए भाई, एक तो जैसे मान लीजिए हम इस तरह से अभी जो हमारा चित्त है, इस चित्त के पहले क्षणिकवाद वालों का मत अगर हम मान लें तो ये अभी जो चित्त हमारा चल रहा है इस पल में, इसके पहले कितने चित्त उत्पन्न हो गए होंगे। तो अब बताइए सारे चित्तों का विषय वो ग्रहण करेगा क्या? उन विषयों को ग्रहण करके और वर्तमान विषय को भी ग्रहण करेगा। तो अगर इस तरह से चित्त को, तो अनंत चित्त रहे होंगे इसके पहले नष्ट हुए होंगे, तो उन सबके विषयों को कहां तक वो ग्रहण करता रहेगा? उनको जरूरत है, अब वो सब एक साथ प्रस्तुत होते हैं, पूर्व वाले चित्त सब एक साथ प्रस्तुत होते हैं, तो भैया उनका विषय भी सम्मिश्रण हो जाएगा। भाई एक ही क्षण में जब करोड़ों पेन हमारे सामने आएंगे, करोड़ों अवस्था के पेन आएंगे, तो वो सब विषय वस्तु सब भंगना हो गया। किसको किसको चित्त उस समय ग्रहण करेगा? क्या बताए वो जीव को? जीव क्या देखे अगर पूर्व के चित्तों को अगर विषय बना रहा है वर्तमान चित्त? तो कह रहे हैं इससे तो एक तो अनवस्था दोष आ जाएगी। भाई किसी अवस्था को देख ही नहीं पाएगा, बाल्यावस्था सारे को लेते 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 अनंत चित्तों के विषय को ग्रहण करेगा। और दूसरी समस्या ये आएगी कि जब लास्ट चित्त होगा तो उसको कौन देखेगा? भाई जिस समय चित्त की समाप्ता अवस्था होगी, जो लास्ट वाला चित्त होगा, जहां से आगे चित्त उत्पन्न नहीं होगा, तो उसको कौन देखेगा? दूसरी समस्या। तीसरी समस्या यह है कि अगर चित्त अनवरत चलते ही रहेंगे तो भैया इनका विषय ही बनता रहेगा। अब ये कहां जाकर के रुकेगा? तो कह रहे हैं कि इससे दो कारण होंगे। एक तो उनका जो विषय वस्तु होगा, चित्त का जो पूर्व जो विषय है, जिन जिन विषयों को उन्होंने देखा है,
वो सब साला मिक्स हो जाएगा। और दूसरा, हर चित्त की जो स्मृति है वो भी सब मिक्स हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग, कह रहे हैं कि पिछले चित्त के द्वारा पिछले चित्त को जानने का अति प्रसंग अनवस्था दोष आ जाता है। क्यों? स्मृति संकरः च। और दूसरा क्या समस्या आ जाएगी इसमें कि स्मृतियों का परस्पर मिश्रण भी हो जाएगा। हमको बनाना है रोटी, अब हमारा चित्त तो सब्जी वाला भी, भाई सब्जी बनाते समय सब्जी वाला चित्त भी आएगा, स्मृति आएगी। अब वो सब्जी वाला अपना दिखा रहा है कि देखो सब्जी ऐसे बनाना है, और रोटी बनाने वाला अगर मेरा रोटी तो देखो, पानी देखो मेरा पानी तो देखो, तो इसके पहले चित्त का ही विषय ग्रहण किया है। तो इसलिए वो जो स्मृतियां सब भंग हो जाएंगी। किन किन स्मृतियों को प्रस्तुत करेगा वो, कौन सी स्मृति लागू करे वो। इसलिए क्षणिकवाद वालों को कह रहे हैं कि इसमें बड़ी समस्या होगी, इसमें दोष है। क्षणिकवाद जो चित्त को जो क्षणिकवाद मानते हैं, किसी भी वस्तु को जो क्षणिकवाद मानते हैं, वो बात यहाँ सेट नहीं हो रही है। तो इसमें एक तो अनवस्था दोष आएगी, भाई कभी इनकी चित्त की समाप्ति नहीं होगी। वो उसको देखता रहेगा, वो उसको देखेगा, उसको देखते 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 भैया तो चलते रहेगा। या अगर हम रोकते हैं तो जो लास्ट वाला होगा तो उसको कौन देखेगा, उसको देखने वाला कोई नहीं बचेगा। तो ये समस्या। और दूसरी समस्या ये है कि इतने सारे विषयों को कैसे वो ग्रहण करे, सब मिक्स हो जाएगा विषय भी उसका। अगले वाले चित्त को क्या वो सब उसमें सब्जी और रोटी दाल चावल भात सब एक थाली में सब सना गना आ जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि फिर स्मृति, अब सब्जी बनाने का हमें ध्यान देना चाहिए, रोटी बनाने वाला वो झेले चले जा रहा है कि ले इस तरह आटा लगाओ, इस तरह पानी डालो, इतना आटा ले, इतना वो ले, कल रोटी घट गई थी आज बढ़ गई है, ये वो। तो कह रहे हैं कि स्मृति का भी संकर हो जाएगा। इसलिए ये बात जो है तो ठीक नहीं है। उन्होंने बता दिया कि आप अपने समझ लीजिए क्या क्षणिकवाद ठीक है कि नहीं ठीक है, उन्होंने ये बताना चाहा। तो आज यहीं पर रहने देगा।